नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में जो ये बताया गया था कि कल के बाद शायद 4-5 रोज ये वीडियो जारी नहीं हो पाएंगे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली ये है कि आज, कल और परसों 3 दिन और लगातार जारी होंगे, उसके बाद 4-5 दिन का अंतराल रहेगा। तो इस तरह के क्रम चलते रहेंगे और उसके अनुसार जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सूचित किया जाता रहेगा। और इसलिए कि इसके लिए कोई और नियमित रूप से जारी नहीं हो पाएंगे और सूचित करने का बस मात्र इतना ही तात्पर्य है कि इसके लिए इसके लिए कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दों के प्रति, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, भारत के हित का हो, भारत को जो नुकसान पहुंचाता है, हमारी आवाम को तकलीफ देता है, सारे मुद्दों पर जो भी आएंगे और भारतीय जनता दल का हृदय तो अपनी आवाम में बसता है। भारतीय जनता दल का जो भी दिल धड़कता है अपने इस मुल्क के लिए धड़कता है और अपनी आवाम के लिए। और इन दो जो हमारे पूज्य हैं, हमारा मुल्क और हमारी आवाम, इसके बाद जिसको भी महत्व देना है वो देने की बात करता है। और ये बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग सनातन की रट लगाए हुए हैं। भारतीय जनता दल ने स्पष्ट बताया है कि सनातन एक बहुत पुरातन और एक आदर्शमय में जो है वो विचारधारा है, फिलॉसफी है, पंथ है। लेकिन इस्लाम भी उतना ही जो है उतना ही उदार है। इस इस्लाम को बदनाम करने वाले कुछ हैं, ऐसी बात नहीं है। इस इस्लाम का नाम लेकर के सब जिहाद छेड़े हुए हैं, तालिबान बन गए हैं, वो एक समस्या है। लेकिन उस समस्या से हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको बचाना है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है बहुत बेहतर वो साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता दल का पक्का विश्वास है। लेकिन विश्व में घटित जो घटनाएं हैं, जो इस्लाम को बदनाम करने वाली तालिबान जैसे जो है, उनसे बिल्कुल हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन जो हमारे भारत के हैं, उनसे बिल्कुल अलग रखना है और उनको बिल्कुल अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करके जो है बिल्कुल जो इस हमारे मुल्क की जो मुख्य धारा है उस सोच में लाना है। और इस मुल्क के लिए पहले भी बहुत काम आए हैं और आगे भी काम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा वो उनकी माली हालत थोड़ा सा बहुत खराब है। उस माली हालत पर
किसी सरकारों ने जो है वो माने किसी दल ने विशेष ध्यान नहीं दिया, और भारतीय जनता दल उनकी इस स्थिति से बहुत द्रवित है, बहुत अभिभूत भी है। और ख़ास करके हमारा अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गलियों में मैं गया हूँ, उन मोहल्लों में मैं गया हूँ। मैं पूरा तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन मैं घूमूंगा ज़रूर। तो जो स्थिति है, एक गंदगी एक जो परमानेंट फीचर है। तो ख़ास करके जो भारतीय भाई हैं, मैंने जो मियाँ साहब हैं, वो तो कुछ काम धाम के वास्ते बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं और बहुएं हैं, और बच्चों के साथ उसी गंदगी को 24 घंटा झेलती रहती हैं, ये पूरे राष्ट्र के लिए ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता दल इन बातों से बहुत चिंतित है, बहुत अभिभूत है। मैंने सोचा कि समस्या सब इन्हीं की है। आदिवासी क्षेत्रों में भी होगा, हमारे गरीब भारतीय भाई बहन और भी तबकों के उनके साथ भी यही होगा। तो इस तरह की और भी समस्याओं के प्रति भारतीय जनता दल बिल्कुल संजीत है, बिल्कुल अभिभूत है। लेकिन ये है कि इस सत्ता पर जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही तिकड़मबाज हैं। वो स्टिकर लगा लेंगे राष्ट्रवाद का, स्टिकर लगा लेंगे देशभक्ति का, लेकिन इस देश के लिए खतरा है, इस मुल्क के लिए लायक नहीं है। काले अंग्रेज हैं ये। हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इस मुल्क को सिखाया है, और इसी को सीखने की जरूरत है। ये सब काले अंग्रेज हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस वो भी, और ये वामदल तो खैर इस देश के दुश्मन हैं ही, जिनके इशारे पर, जिनकी फंडिंग पर भारत को जो कमज़ोर करने की जो उनकी एक अनवरत और परमानेंट इनएक्सोरेबली उनकी जो ये साजिश जो चल रही है। तो ये सब काले अंग्रेज हैं। जब तक ये पूरे नज़ारे से, पूरे सीन से हटेंगे नहीं, ये मुल्क जो है महफूज हो नहीं सकता। आइए थोड़ा जो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, आजमगढ़, रामपुर और पंजाब में भी हुआ है, उनके परिणामों पर कुछ दल बहुत इतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा 80 में 80 जीत लेंगे। क्या उनके ख्वाब पाल रहे हैं। ख्वाब पालें भाई, ये उनका अधिकार है, कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत उनके सामने आएगी। और इसी में यदि भारतीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारता संसाधन के चलते, जो कि नहीं हो सका, तो कैसी इनको शिकस्त मिलती, यही उनके सामने आ जाता। खैर, तो भारतीय जनता दल इन चीज़ों में विश्वास रखता नहीं, यानी बड़ भोलेपन में तो विश्वास कभी नहीं रखता। जो भी इसका यकीन विश्वास है अपनी अवाम की ताकत में है, जो ताकत इसमें बिखरी हुई है, तो उसी ताकत को इकट्ठा करने में ये लगा हुआ है कि हमारी अवाम जो है भारतीयता के आधार पर बिल्कुल एक हो पहले, और सारी समस्याओं का समाधान उससे इसके बाद हो जाएगा। तो ये जो परिणाम है हमारे, खासकर उत्तर प्रदेश का ही लीजिए, आजमगढ़ और रामपुर का, इसमें जो खबरें आई हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने समाजवादी पार्टी को और इन पार्टियों को बिल्कुल माकूल जवाब दिया है। भारतीयता के भावना से अभिभूत होकर के, उसे ओतप्रोत होकर के माकूल जवाब दिया है। अब जो इन्होंने जवाब दिया है, समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो कि समीकरण बनाते थे एमवाई का, और सत्ता उससे मिलती थी, और एमवाई का समीकरण वो लालू प्रसाद भी बनाता था। देखिए, यह देश समूचा सभी भारतीय भाई बहनों का ऐसा समीकरण बनाते हैं। कोई एमवाई का समीकरण बनाता है, कोई हिंदू एकता का बनाता है, कोई 80-20 करता है। जरा बिल्कुल गौर से जरा सोचिए कि ये कभी देश के हितैषी हो सकते हैं। और यही तिकड़म जो है जीएनपीसी भी करती रही। जीएनपीसी का तिकड़म यही जाति वाला था।
कि अनुसूचित जात कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको मिला लो। और कुछ जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ वोट जुटा लो, खास करके उसमें जो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, ठाकुर राजपूत और क्षत्रिय कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, इनको थोड़ा मिला लो। और ये जो तिगड़ी है, इनको जेएनपीसी को सत्ता वो दिलाती रहेगी। और चाहे ये जेएनपीसी कितनी भी लुटेरी हो और कितना भी इसने इस मुल्क को तकलीफ दिया हो, कितना भी जो है अपनी आवाम को तकलीफ दिया हो, और कितना भी इस देश को लूटा हो, कितना भी संस्थाओं को बंधक बनाया हो, कितना भी देश को माने बांट करके तोड़ के तार किया हो, और इस मुल्क की जो माने ऐतिहासिक सर्वाधिक अभिशाप जो है बन करके इस मुल्क को तकलीफ दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसने इसी तिगड़ी, उस तिगड़ी के क्या है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और कुछ जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ लोगों को मिला करके ये तिगड़ी का, जाति तिगड़ी का, और जाति माने वो समीकरण या तिगड़ी कर लीजिए, उसी बूते पर 60-70 सालों तक इसने इस देश का दोहन किया है। और उसी की तर्ज पर ये भारतीय जनता पार्टी अब वो हिंदू एकता करके वो सत्ता पर कभी माने काबिज होने की मंशा वो पाले हुए है। 8 साल तो हो ही गए उसको। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो ताकतें हैं हमारे भारत की शत्रु हैं। यह कभी भी जो भारत को चाहिए, जो हमारे आवाम को चाहिए, उसके लायक कदापि नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता है। तो खैर, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने भारतीयता की भावना से अभिभूत होकर के, प्रेरित होकर के उन्होंने माकूल जवाब दिया है समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को, जिसको कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने जश्न के रूप में, अपने जीत के रूप में माने मना रहे हैं, या जश्न मना रहे हैं। ये मुगालते में है। और पंजाब में जो निर्दलीय जीता है, पंजाब के हमारे भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है कि हमने बहुत गलती किया कि इससे जो है देश विरोधी और भारत विरोधी इस आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंप करके। तो उसी का कुछ प्रायश्चित हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों ने इसके उम्मीदवार को हरा करके उस प्रायश्चित की शुरुआत कर दी है। अब इसी क्रम में भारतीय जनता दल का अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का से विशेष आग्रह और विनती है, आप भी भारतीयता के या भारतीय एकता के भावना को महत्व देते हुए ये जो छद्म जो हिंदूवादी है, ये बीजेपी जो अपने को कहती है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, इसका राष्ट्रवाद भी छद्म है, इसका हिंदूवाद भी छद्म है। इससे बाहर निकलिए, इसको भी शिकस्त देना, इसको भी नस्ल में नाबूद करना, यह भारत के हित में है। भारत की जो कल्पना है, अवधारणा है, उसके सर्वथा विरुद्ध इसका आचरण चल रहा है। भारतीय जनता दल इतना खतरनाक खेल खेल रही है कि भारत को जो चाहिए, भारत की जो अधिकल्पना है, जो उसकी अवधारणा है, उसके विरुद्ध ये काम कर रही है। कुछ उदाहरण जरा सुन लीजिए इसका। ये तो सभी भारतीय भाई बहन पूरे देश के महसूस करते होंगे कि हमारा मुल्क आंतरिक रूप से तमाम बिखरावों से जूझ रहा है, उसको झेल रहा है। वो बिखराव कई तरह के हैं। जातिवाद का तांडव, सांप्रदायिकता का तांडव,
भाषावाद का तांडव, प्रांतवाद का तांडव, क्षेत्रवाद समूहवाद का तांडव, इस तरह के बिखराव जो हमारे मुल्क के अंदर है, उस पर ये जितनी भी राजनीतिक ताकतें हैं, इस पर चिंता करने के बजाय इसी को और हवा दे करके, इसी आग को और बढ़ा करके अपने सत्ता और वोट की यानी वो नीति या राजनीति या साजिश कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको महसूस करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता दल इसी से चिंतित है और इसी चिंता को दूर करने के लिए उसने पूरे समस्त भारत में भारतीय एकता की ये मुहिम जो है वो चलाई गई है। तो वास्तविकता यह है कि इस देश को भारतीय एकता की जरूरत है, लेकिन इस बीजेपी को देखिए, वो भारतीय एकता के लिए चिंतित नहीं है, वो हिंदू एकता के लिए जो है वो माने उसका जो प्रयास है, जबान से भले कह दे कि भाई अरे हाँ हम भी भारतीय हैं, भारतीय एकता, लेकिन उसकी जो मंशा है, जो उसकी फितरत है, सिर्फ वो हिंदू एकता। कितनी खतरनाक बात। जरा सोचिए कि इसी को देख करके जो हिंदू एकता कर, बाकी लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वो मुस्लिम एकता चला रहे हैं, हम ईसाई एकता चला रहे हैं, हम जो है सिख एकता चला रहे हैं। क्या होगा इस मुल्क का? और सब इतना कहानी रचते हैं, झूठी कहानी, हम सबको हिंदू मानते हैं। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है? देश का संविधान बना है, वो कहता है कि हम सभी भारतीय हैं। सब इतना झूठ बोलते हैं, इतना कहानी रचते हैं, उससे और समस्या है। तो बहुत ही खतरनाक खेल ये बीजेपी खेल रही है। कभी बोल देते हिंदू तो ही भारतीयता, यानी भारतीयता को हल्का करने के लिए हर साजिश करती है ये बीजेपी। यूट्यूब के माध्यम से मैंने इसकी खुराफातों को पूरा विस्तार से बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन संक्षेप में जान लीजिए कि बहुत ही खतरनाक अवधारणा के रूप में हिंदू तो ही भारतीयता है, फलाने है, सनातन है। सनातन के लगता है कि ये बहुत बड़े पुरोधा हो गए हैं, बहुत बड़े वो रक्षक हो गए हैं। संक्षेप में हमारे सभी भारतीय भाई बहन, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझने कि ये न तो सनातन को समझते हैं, न तो ये सनातन के जो है ये कभी भी उसके हितैषी या रहनुमा भी आप कह सकते हैं, वो बन सकते हैं। ये छली कपटी है। जहाँ इनको जो दाव मिल जाता है वो वही दाव ये लगाना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता दल की इनके दावों से कोई मतलब नहीं। बस अपने खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो उनको बता रहा है कि ये छली किस्म है, ये घोर जातिवादी भी है। इस मुल्क को भारतीय एकता की आवश्यकता है। सारी एकताओं को जो संकीर्णता आधारित एकता चल रही है उसको ध्वस्त करके सिर्फ भारतीय एकता की आवश्यकता है। वही जो बिखराव जो हमारे पूरे मुल्क में चल रहा है, उसका पक्का इलाज वो ये कर सकता है भारतीय एकता और भारतीयता का माहौल। दूसरा जरा सुन लीजिए कि भाई भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है कि हमारा मुल्क ये भारत है और जितने भी हमारे ये भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में जो मलयालम बोली जाती है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में वो तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, आसाम में असमिया बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। तो हम इसको भारतीय संविधान ने क्षेत्रीय भाषा करके उनके सम्मान में कटौती नहीं की है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि इनको क्षेत्रीय भाषा बोल करके इनके सम्मान में कटौती नहीं की है, बल्कि इनको भारतीय भाषा का सम्मान दिया है। आप संविधान, भारत के संविधान पढ़िए, वो कहता है हमारे इंडियन लैंग्वेज,
भारतीय जनता दल उसी आधार को उठाता है, कहता है कि हमारी तमिल भाषा हो, हमारी कन्नड़ भाषा हो, हमारी मलयालम भाषा हो, हमारी मराठी भाषा हो, हमारी तेलुगु भाषा हो, हमारे बांग्ला भाषा इत्यादि जितनी भाषाएं हैं हमारी भारतीय भाषाएं। भारतीयता का वो आधार है वो माने उन भाषाओं के ऊपर, ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस समझ के विपरीत भाषाई कट्टरता चल रही है अपने देश में, और सबसे अधिक तमिलनाडु में। हिंदी जरूर है, बिल्कुल माने लेटेस्ट है और बिल्कुल मन हाल की है, 4-5 साल की है मान लेता हूँ, लेकिन इस मुल्क के लिए बहुत उपयोगी है हिंदी, ग्राह्य है। आज़ादी की लड़ाई का माने इनकलाबी माध्यम यही हिंदी था। हमारे सुभाष चंद्र बोस, उनका माध्यम हिंदी ही था। विदेशों में जरूर वो इंग्लिश वगैरह बोला करते थे, भारत में हमेशा हिंदी का, और हिंदी के माने वो कट्टर समर्थक भी थे, प्रचारक भी थे और उसका प्रयोग करने वाले थे। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं आने दिया कि उनकी मातृभाषा उड़िया बांग्ला है। मातृभाषा कुछ हो सकती है, जो मातृभाषा है तो वो भारतीय भाषा है, लेकिन पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदी ही जो है वो एक सशक्त माध्यम है। ये जितने भी राष्ट्र के विषय में, राष्ट्र के हित के विषय में सोचने वाले होंगे इस बात को वो मानते होंगे, और भाषाई कट्टरता को समाप्त करना ही होगा। जो आग लगाई गई है तमिलनाडु में वो उन पार्टियों के द्वारा, उस आग को बुझाना ही होगा, लेकिन उस आग को समझदारी से तमिलनाडु में रहने वाले जो जितने हमारे भारतीय भाई बहन हैं, पहले हम उनके साथ अपना भारतीयता का अपनापन तो दिखाएं कि ये हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं तमिलनाडु के, और हमारे सभी देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात को माने और विश्वास करें कि तमिलनाडु से भी भारतीयता के प्रति एक प्रेम, एक लगाव, एक संवेदना की बातें की खबरें आ रही हैं। ये पूरे मुल्क के लिए बहुत एक सुखद बात है। अब तमिलनाडु से ही नहीं, हमारे जो केरल से भी जो भारतीय भाई बहन है, वहां से भी इस तरह की भावनाओं की गूंज सुनाई दे रही है। कर्नाटक से भी, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी आ रही है। यह मुल्क के लिए बहुत ही बहुत सुखद और शुभ संकेत है। अब देखिए, भारतीय जनता दल का भी माने दल के रूप में अभी ताकत नहीं बढ़ी है, लेकिन ये जनता की ताकत को अपनी ताकत मानता है। संगठन का निर्माण हर प्रदेश में करना है, लेकिन अभी आवाम की ताकत को वो संगठित करने में लगा हुआ है, और संगठन भी बनाएगा। संसाधन की भी बात है, उसका भी प्रयास चल रहा है। तो अभी फिलहाल आवाम की ताकत के साथ अब भारतीय जनता दल अपनी ताकत को वो जोड़े हुए हैं। तो इस देश में यानी जो हमारे इस देश के विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयता की भावना जो है वो धीरे धीरे वो जोर पकड़ रही है, बलवती हो रही है। और इसीलिए जितनी भी कट्टरताएं हैं संकीर्णता आधारित, या अंग्रेजी में यानी ऑन पैरोकियल बेसिस, तो उनको ध्वस्त करना है। अब जैसे तमिलनाडु में भाषा को लेकर के बड़ी वो कट्टरता, तमिलनाडु में बताया जाए कि भाई तमिल भाषा एक आदरणीय भारतीय भाषा है, और उसी तरह जितने भी हमारी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं वो सभी आदरणीय या सम्माननीय भारतीय भाषा है। इनका जो हिंदी से टकराव जो है बिल्कुल गलत है। हिंदी जो है पूरे देश की एक संपर्क भाषा है, सबसे अधिक ग्राह्य भाषा है, और वो हिंदी तमिलनाडु में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी भी भाषा है। हिंदी जो मलयालम में जो केरल में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी भी भाषा है। हिंदी
जो कर्नाटक में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी भी भाषा है हिंदी, जो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनकी भी भाषा है। ये बात जो है हमारे खास करके दक्षिण में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को समझाना है। और मैं जब भी अधिकारी था उधर काम करता था मैं यही समझा रहा था और लोग इसके महत्व को समझ भी रहे थे। मैंने कहा कि जब तक ये भावना रहेगी कि हिंदी उत्तर भारतीयों की भाषा है तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। हिंदी आपकी भाषा है। हिंदी जो है केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी भाषा है। हिंदी जो कर्नाटक में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी भाषा है। हिंदी जो तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी भी भाषा है। हिंदी जो है हमारे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में रहने वाले उनकी भी भाषा है। ये भावना आएगी। हमने उनसे कहा कि जब ये भावना से आप जो है हिंदी को महत्व देंगे, उसका प्रयोग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो हिंदी जिनकी मातृभाषा हिंदी है कुछ ही सालों में, देर नहीं लगेगी, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कि हिंदी को समृद्ध करने वाले जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मैंने कई नाम बताया। डॉक्टर सुदर्शन भट्ट गुजरात के, डॉक्टर वो महिब सिंह, वो आपके यानी सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हैं। और हमारे डॉक्टर पूर्ण सिंह, वो भी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हैं। उनकी मातृभाषा पंजाबी है। और डॉक्टर महिब सिंह या डॉक्टर पूर्ण सिंह की भी मातृभाषा पंजाबी है। और सबसे अधिक देखिए उदात्त भावना हिंदी के प्रति किनकी है? अब देखिए आचार्य विनोबा भावे, उनका तो बेमिसाल क्या भावना है। उन्होंने बिल्कुल खुल करके कहा कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, हिंदी की इज्जत न हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की भावना उसकी है जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मराठी है। वही भावना पैदा करने की जरूरत है उनको पूरे देश में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी के प्रति वो लगाव होना चाहिए। इस भावना से हमारे भारतीय भाई बहनों को समझाना पड़ेगा। जहां इस तरह से समझाने की आवश्यकता है, ये मोदी महोदय जाकर के भाषाई कट्टरता में आग वो लगा के चले आए। हमने तमिल नहीं सीखी, तमिल जो है बहुत पुरातन भाषा है, संस्कृत से भी पुरानी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? देश की एकता को जोड़ने के लिए हिंदी के महत्व को समझाइए ना। आप में हिम्मत नहीं है। हिंदी ही इस देश को जोड़ सकती है। और हिंदी तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहनों की भाषा बनाना है, वो उनकी भाषा बनाना, संपर्क भाषा के लिए। नहीं तो जो अंग्रेजी जो राज कर रही है, जो रानी बनी हुई है, वो स्थिति जो है में बदलाव नहीं आएगा मोदी महोदय। भाषाई कट्टरता तमिलनाडु में अब आप उसमें और आग लगा के आप चले आए हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके ये मोदी महोदय, जरा इनको पहचानिए कि ये राष्ट्रवादी हैं। कहने का तात्पर्य ये है संक्षेप में कि खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बीजेपी को ठीक से पहचाने। ये राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्र के लिए ये खतरा है। जिस तरह से समाज के लिए खतरा ये समाजवादी पार्टी, टीएमसी इत्यादि, आरजेडी वगैरह हैं, ये देश के लिए खतरा है। इस महत्व को हमारे विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझें और इससे किनारा करें और भारतीय जनता दल के उस मुहिम को मजबूत करें जो पूरे देश में भारतीयता के आधार पर समूचे भारतवासियों को या अपने भारतीय भाई बहनों को एक करना चाहता है। एक ही मंच, वो मंच है भारतीयता।
इसको मजबूत करने में अब हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन पीछे न रहे। और बौद्धिक और यही निवेदन बौद्धिक वर्ग से भी है, आप दुबके मत रहिए, आप फेल सीटर मत बनिए, ऑनलुकर मत बनिए, आगे आइए। हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन भी पीछे न रहें। जो भी आपकी मानसिक कुंठा है उस कुंठा से बाहर आइए। ये मुल्क का सवाल है, देश का सवाल है। देश यदि मजबूत रहेगा आपको भी मजबूती मिलेगी। तो जहां एक और हमारे सभी भारतीय भाई बहन जो है भारतीयता के आधार पर एक होने का ये मुहिम को मजबूती दें, और दे भी रहे हैं। उसके साथ साथ ये देश में विखंडन करने वाली ताकतें, राजनीतिक दल और उनके कुछ सिपा सालार देश में नफरत फैलाने की वो भी लगातार एक साजिशें कर रहे हैं। इनसे भी सावधान और इनकी गतिविधियों को कुचलने की जरूरत है, जो कि ये जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता दल निवेदन कर रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इस देश का बहुत ही खतरनाक गद्दार है, जो कि नफरत फैला रहा है, उसकी गतिविधि को कुचलिए, शून्य करिए। विशेष करके ये विनती हमारे भारतीय जनता दल के हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से है। उसको प्रोत्साहित करने के बजाय उसको हतोत्साहित करिए। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विनती है, विशेष आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे, तौकीर रजा जैसे, शफीकुर रहमान वर्क जैसे, टीएस हसन जैसे लोगों की गतिविधियों को भी कुचलिए, उनके हौसले को पस्त करें। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि वास्तविक रूप में वो दीपक त्यागी अपराधी, इनकी गतिविधियों को कुचलने की आवश्यकता है, देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की मजबूती के लिए। क्योंकि हमेशा ये नफरत ये फैलाने का इनका कुचक जो है चल रहा है। और वामन मिश्रम भी जो आग उगलता है, हमारे विशेष करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों से विनती है वो वामन मिश्रम की गतिविधियों को कुचलें। जो बराबर जो है वो आग उगलता है हमारे, विशेष करके हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। ये पूरी जिम्मेदारी है हमारे पिछड़े या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, जिनको कि शेड्यूल कास्ट वगैरह करते हैं। हालांकि वो उन शब्दों से भारतीय जनता दल परहेज करता है, चूँकि ये यथार्थ है कि हमारे वो तबका जो सम्मान मिलना चाहिए, भारतीय जनता दल तो सम्मान दे रहा है और अपने शेष भारतीय भाई बहनों से भी आग्रह कर रहा है कि वो सम्मान उनको दीजिए, उनको गले लगाइए, उनको सम्मान से खाट पर बिठाइए, अपनापन दिखाइए। ये तो कह रहा है। अब कितना इसका असर है अब ये देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता दल हम जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, माने वो इस तरह से उनको माने इन शब्दों से संबोधित न करके क्या है, हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, उपेक्षा उनकी है, लेकिन हमारे वो आदरणीय भारतीय भाई बहन है। तो उनसे विशेष ये विनती है कि वामन मिश्रम की गतिविधियों को कुचलें। जिस तरह से आग उगलता है वह देश हित में नहीं है। बाबा साहब के उन आदर्शों की हत्या है जो बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश में एक जातिहीन समाज होना चाहिए, या उसकी एक ही जाति है, जो कि उन्होंने संविधान बनाने में जो अपना बिल्कुल इम्पैरेलल अप्रतिम सहयोग दिया है,
इनके परिश्रम से जो भारतीय संविधान बना है, वो संविधान भी कहता है कि हम लोग सभी भारतीय हैं और सबका दायित्व बनता है कि हम सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता की इज्जत दें। तो बाबा साहब के उन आदर्शों की हत्या वो कर रहा है वामन मिश्रम। इसलिए भारतीय जनता दल का अपने सभी उपेक्षित भारतीय भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि वामन मिश्रम की गतिविधियों को कुचलें। जब तक ऐसे नागों को उनकी गतिविधियों को कुचला नहीं जाएगा, देश में सुकून शांति आने में बहुत दिक्कत आएगी। इसकी आवश्यकता है। और देखिए ये सब कितने पाखंडी हैं, पाखंडी भी बहुत हैं। वो असदुद्दीन की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आके जो बात करते हैं, असदुद्दीन पार्टी के AIMIM के कुछ कार्यकर्ता आकर के भारतीय जनता दल के मैंने पदाधिकारी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम दबे कुचले हैं। कितनी हास्यास्पद बात। वो अपने को कहता है दबा कुचला। और चुनाव प्रचार में देश में देखा होगा, शेर आया शेर आया शेर। मैंने असदुद्दीन ओवैसी को वो कहलवाता था अपने को कि शेर आया। जो अपने को कहता है शेर आया और उसके आदमी कह रहे हैं कि हम जो है वो दबे कुचले हैं। और सबसे खतरनाक बात, असदुद्दीन ओवैसी को मैं उतना खतरनाक नहीं मानता था, लेकिन जब से इसने तालिबान के जब तालिबान जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इसने उस खुशी में केक काटा, तो निश्चित रूप से ये समझ में आया कि ये भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। जो तालिबान के समर्थक, तालिबान क्या है, ये हम ही नहीं, विश्व के जितने भी शांतिप्रिय जो है इस्लाम आस्था वाले भाई बहन हैं पूरे विश्व के, वो तालिबान को जानते हैं, उसे भयभीत हैं। उसका समर्थन इसने किया असदुद्दीन ओवैसी। और वो उसके आदमी कह रहे हैं कि ये दबा कुचला है। और उससे भी बड़ी बात, वो कहता है कि हम वकील हैं, उसकी वकालत पर लानत है। जो कि भारत के संविधान कहता है कि हम सभी भारतीय हैं, तभी वो बात लगातार मुसलमान की रट जो है वो छोड़ता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि वो कौन सी वकालत पढ़ा है, कौन सा संविधान पढ़ा है। संविधान तो कहता है कि हम सभी भारतीय हैं, मुसलमान नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात की शायद कहीं से कोई ये खबर आ रही कि भाई भारतीय जनता दल की सरकार बन गई तो क्या होगा, हम सनातनियों का हम लोग तो यानी कहीं कि नहीं रहेंगे, हमारी तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी। इस संबंध में देखिए, मैंने सत्ता का उपकरण देने की जिम्मेदारी अपनी आवाम की है। जहां उसको पसंद आएगा वहां वो करेगी, लेकिन उसकी समझदारी विकसित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता दल ने उठाया है कि आप जो है राष्ट्र हित में भारतीयता के माहौल में सोचिए, और क्या हित है क्या अनहित है, इसका पक्का फैसला आपको करना पड़ेगा। ये जो राजनीतिक दल हैं ये विखंडनकारी ताकतें हैं, इनसे हित तो संभव है ही नहीं। तो यदि अपने आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण यदि भारतीय जनता दल के पास आता है, भारतीय जनता दल किसी से भी व्यक्तिगत रूप से कोई भी भावना, कोई भी विद्वेष की बात है ही नहीं। वो तो बार बार कहता है जो देश का दुश्मन वो भारतीय जनता दल का दुश्मन। इस सारे दलों ने, खास करके कांग्रेस जो है या GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज। हाँ, इस संबंध में एक बात और बतानी है। कोई नेता GNPC का या कांग्रेस का वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि हमने 17 साल से देश को बनाया है। देखिए, ये GNPC कांग्रेस का वाले जितने भी हैं सिर्फ झूठे ही बोलते हैं 24 घंटा।
इसका जो राहुल गांधी है ना, वो झूठ ही बोलता है हमेशा। वो झूठ भी बोलता है, देश के खिलाफ भी बोलता है। तो उसी का परकुलेशन जो है, जो नीचे वाले नेताओं में भी, वो भी झूठ ही बोलते हैं। 17 साल तक वो कहा कि हमने इस देश को बनाया है। अरे जीएनपीसी वालों, कांग्रेस वालों, उन अंग्रेजों से अधिक इस देश को तुमने लूटा है। यही तो देश के लोगों को बताना है। लेकिन बड़ी आशा से कि ये इस देश के लोगों ने इस मोदी को, बीजेपी वालों को बुलाया 2014 में। लेकिन किसी को क्या पता कि जिनको हम ला रहे हैं वो खुद ही देश के लूटने वालों के, जीएनपीसी के वो रक्षक बन जाएंगे। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। और अभी भी वो इस तरह की झूठी उम्मीद टूटी नहीं है, इसीलिए तो उसको वोट मिल रहा है। लेकिन वो उस उम्मीद को तोड़ना पड़ेगा। ये वोट लेंगे हम भारतीय भाई बहनों से, ये रक्षा करेंगे देश के लुटेरों को, जीएनपीसी वालों। ये बीजेपी वालों की असलियत है और इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। तो वो कह रहा था कि हमने 70 सालों तक देश को बनाया है, अंग्रेजों से भी बदतर हालत जो है इस देश को लूटा है, और सारी संस्थाओं को बंधक बनाया है। बंधक बनाकर अपने राजनीतिक, अपनी सत्ता के स्वार्थ को साधा है। अपने अवाम को नारकीय जीवन दिया है। देश के अंदर में उसको बिखराव करके, बांट करके तार कर दिया है। और इस देश को तकलीफ देने में सर्वाधिक ऐतिहासिक अभिशाप के रूप में इस देश को तकलीफ दिया है। वो कहता है कि हमने देश को बनाया है, और किसे इसलिए समझौता नहीं किया। अब जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, जिसमें चीन के हित में जो है तिब्बत दे दिया, जिसमें चीन के हित में जो है अब अपने देश की जमीन दे दिया। वो कहता है कि हमने बनाया है। अंग्रेजों से भी बढ़ करके इस देश के साथ दुश्मनी की। तो वो कह रहे हैं कि हमने इस देश को बनाया है। तो झूठ बोलने की एक इम्तिहान भी होती है। खैर, इन जीएनपीसी वालों को पहचानने की जरूरत है, इनको जड़ से उसे उखाड़ने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये जड़ से तभी उखड़ेंगे जबकि बीजेपी जो है समाप्त होगी। बगैर बीजेपी को समाप्त किए हुए कांग्रेस या जीएनपीसी को जड़ से उखाड़ना नामुमकिन है, ये जान लीजिए। तो बात चल रही थी कि वो असदुद्दीन ओवैसी के लोग कहते हैं कि हम दबे कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, जो हमारे भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं श्री तारिक जी, उनसे जब वो बात करते हैं AIMIM के या असदुद्दीन की पार्टी के लोग, कहते हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो, बताइए। आज तक उनको ये नहीं सिखाया गया कि वो भी मुसलमान भारतीय हैं, और दूसरे इस्लाम आस्था वाले वो भी भारतीय हैं। यही तो मैंने काफी दुखों का कारण है, जड़ है। तो बात चल रही थी उसकी, हाँ, कि सब कह रहे थे कि यदि सत्ता आ गई भारतीय जनता दल के पास तो हमारी तकलीफें बढ़ जाएंगी, बदला लेंगे, फलाने लेंगे। तो भारतीय जनता दल के इस विषय में यही कहना है कि सत्ता देना जो है हमारी आवाम की जिम्मेदारी है, उसका विवेक है। तो यदि उसके आशीर्वाद से ये सत्ता का उपकरण भारतीय जनता दल के हाथों में आता है, तो किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई भी भावना वो रखता नहीं है, और उसके आधार को काम उसके आधार पर यानी कोई भी काम वो करेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है, जो हमारे मुल्क जो भारत राष्ट्र है,
उसके खिलाफ यदि काम करेगा, निश्चित रूप से तुरंत उसको उस ठिकाने वो पहुंचा देगा जिस ठिकाने का वो पात्र है। जैसे मुल्क भारत है तो क्या, और सत्ता यदि भारतीय जनता दल के हाथ में आएगी तो नफरत ये फैलाने वाला पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या नफरत फैलाने वाला ये असदुद्दीन ओवैसी, नफरत फैलाने वाला जो है ये तौकीर रजा, नफरत फैलाने वाला यानी बामन मेसरम, इनको तुरंत जो है भारतीय जनता दल की सरकार जो है वो ठिकाने वो लगा देगी और ये भी संदेश देगी पूरे देश में कि इस देश में वही रह पाएगा जो अपने को भारतीय मानेगा और अपने सभी देशवासियों को अपना भारतीय भाई बहन मानेगा। ऐसे जरा भी इधर उधर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व, इसकी कोई गुंजाइश वो नहीं छोड़ेगा। सिर्फ भारतवर्ष, भारत का संविधान, और जितना ये हिंदू सनातन वाली बात है, इस्लाम वाली बात है, ईसाई वाली बात है, सिख पंथ, ये पंथ है, आपका विश्वास है, लेकिन ये विश्वास आपका व्यक्तिगत आस्था है। उस व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत की हद में, उसकी सीमा में उसका अनुसरण करिए, घर में करिए। जो भी आपकी पद्धति है, पूजा की पद्धति, इबादत की पद्धति, नमाज की पद्धति, अब निभाइए। आपका जो शादी विवाह की जो रीति रिवाज है या मृत्यु उपरांत जो है जो क्रियाएं यहाँ पर और प्रक्रियाएं हैं, अपनी आस्था के अनुसार उसको निभाइए। लेकिन जो सामूहिक जीवन है वो भारतीय और राष्ट्रीय है, इसमें उसका दखल जो है उनको बिल्कुल उसकी अनुमति नहीं है। अपने सामूहिक जीवन में, भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में कोई ये नहीं कहेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई ये नहीं कह पाएगा कि गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। सिर्फ यही एहसास रहेगा कि हम भारतीय हैं और गर्व करना भी होगा तो हम जो गर्व करना भी होगा तो हम भारतीय होने पर ही वो गर्व करेंगे। इस भावना की आवश्यकता है। और जो भी नफरत वो फैलाएगा, और यही नहीं, तमाम जो है पत्रकार, मीडिया, अब बीमारी सब वही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशियरी में भी है, मीडिया में भी है, बहुत गंदगी है। सारी गंदगी को साफ करना पड़ेगा यदि सत्ता का उपकरण आता है, लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये ताकतें भी चुप नहीं बैठेंगी, शातिर हैं, हर तरह के उनके पास टेंटेकल्स हैं, लेकिन भारतीय जनता दल इनके सारे टेंटेकल से वाकिफ है, इलाज करेगा इनका। और बगैर इलाज किए हमारा ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष महफूज नहीं रह पाएगा। ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के जो है ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, जिनका इस मुल्क से उनकी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। जुडिशरी में भी है, तो सबको जो है कम से कम मुल्क परस्त बनाएगा, वो जरूरी है, मुल्क परस्त और आवाम परस्त। तो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर तो यह है कि वो भी भारतीयता के महत्व, भारतीयता की बात को महत्व दें और उसी माहौल में आए। तो किसी को व्यक्तिगत रूप से वो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता दल तमाम घटनाओं से, इतिहास से और भी स्रोतों से जो इस देश के हित में तमाम तथ्य हैं, वो उनका अध्ययन करके अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने ला रहा है और लाता जा रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये जो जीएनपीसी है और उसके पहले जो कांग्रेस जो आज़ादी की जंग के दौरान इसका बर्ताव रहा है, कितना भारत विरोधी रहा है, कितना छली कपटी वाला रहा है,
ये भी उसका भी कुछ नमूना अपने अपने भारतीय भाई बहनों को बताया गया। तो और बताया गया है और जेएनपीसी का असली चरित्र जो है वो बताया गया है, और इस बीजेपी का भी असली चरित्र कि यह देश हित में काम न करके सिर्फ इस जेएनपीसी के पापों को ढकने की का एक वो एजेंट ये बन गया है बीजेपी, इसकी ये असलियत है। तो लेकिन इसके लिए काफी वो देखना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, और भारतीय दृष्टिकोण से, राष्ट्रभक्ति के दृष्टिकोण से, मूल परिस्थिति के नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है, और उसी के बूते, उसी के आधार पर भारतीय जनता दल इस तरह का प्रयास कर रहा है। और उसी तारतम्य में इस मुल्क को मजबूत करने वाले जितने भी तथ्य हैं उनको भी लाता रहता है। मसलन कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का पढ़िए, उन्होंने इस्लाम आस्था के महत्व को बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू सनातन जो आस्था है उसकी महानता इसी में है कि वह दूसरे पंथों का आदर करे। इस्लाम आस्था में भी कुछ काफी हैं कि जो इस बात को तस्दीक करते हैं कि भाई इस्लाम आस्था का महत्व तभी है जबकि वो दूसरे पंथों का आदर करे। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें कट्टरपंथी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि देखिए ये काफिर लिखा हुआ है, और ला इल्लल्लाह का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही एक ईश्वर है, बाकी कोई ईश्वर नहीं है। तो इस तरह की खुराफाती मानसिकता को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन वो ध्वस्त जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही करेंगे। और वो कब करेंगे? जबकि हम उनको सशक्त बनाएंगे, इस काबिल बनाएंगे। उनका तिरस्कार करके जो है ये इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में तमाम हैं कि भाई इस्लाम का मतलब है कि वो दूसरी आस्थाओं का सम्मान करे। हमको ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है। हमको याद है कि अभी 2-3 दिन पहले एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कह रहे थे कि भाई इस्लाम का जो है बहुत उदारवादी, उसका उदारवादी विचार रहा है, सबको साथ लेने का है, भाईचारे का है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो है इसको बदनाम करते हैं और उसी को मीडिया वाले दिखाते हैं। तो मीडिया वाले भी इस देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु बन गए हैं। ये भी इस देश का दुखड़ा है। तो हर एक पंथ में, ईसाई पंथ में भी तमाम लोग हैं जो कि इस मुल्क के हित में भाईचारे की बात करते हैं, सिख पंथ में भी है। लेकिन दुखड़ा इस बात का है कि मीडिया जो है सिर्फ उसका जो जो काले चरित्र वाले जो तत्व हैं उन्हीं की बात को वो जो है पेरता रहता है, घुमाता रहता है। तो आ जाइए, तो स्वामी विवेकानंद ने इस्लाम पंथ की महानता को बताया है और उसको सम्मान दिया है। तो जब स्वामी विवेकानंद इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े दार्शनिक और इतने बड़े महात्मा वो सम्मान दे रहे हैं इस्लाम पंथ को, तो इस पुष्पेंद्र कुलशेखर की क्या औकात है भाई? इसकी क्या औकात है कि हमारे इस्लाम आस्था पर वो आक्रमण करे? अपने जो महान आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, उनसे सीख लीजिए ना, उनसे सीख लीजिए। तो इसलिए जो नफरत और वो भी इस्लाम पंथ को नीचा दिखा करके ये जो मानसिकता जो पाले हुए हैं कुछ तत्व जो है, और वो इस आधार पर जो एक नफरत का साजिश जो है निरंतर इनएक्सोरेबली, जो अंग्रेजी में कहते हैं इनएक्सोरेबली या इनसेसेंटली चला रहे हैं, उनको कुचलने की जरूरत है। और खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से आग्रह है कि पुष्पेंद्र कुलशेखर की गतिविधि को कुचलिए, उसकी सभाओं में मत जाइए। और हमने मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बात भी किया, वो भी सहमत हैं कि ये
वो ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही गलत काम कर रहा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। अब तो वो भावना और मजबूत होने की जरूरत है कि ये बहुत गलत काम कर रहा है। अब देखिए वो फ्लाइट से जाता है, फ्लाइट से उसको रिसीव करते हैं, उसकी सभाओं में उसको ताली बजाते हैं। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यही नहीं, कुछ लोगों का एक समूह बना दिया है। उसमें जीडी बख्शी भी हैं, एहसन सिंह जी भी हैं, और एक आध लोग और भी, हाँ कपिल कुमार जी भी हैं। हमारा जो है कपिल कुमार जी हैं और जीडी बख्शी जी हैं, एहसन सिंह। आग्रह है कि उसके इस समूह से बाहर निकल आइए। इस देश को भारतीयता की आवश्यकता है। जितने भी बौद्धिक वर्ग जो है थोड़ा बहुत इसके साथ जो चिपके हैं, इससे डिटैच होकर के भारतीयता के माहौल में आए। और विशेष करके जो ये बीजेपी और मोदी के जो चमचागिरी में तमाम बैठे हुए हैं, एक जो हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह और एक मनीष ठाकुर करके है, एक मनीष कुमार करके है, इनसे देश की अपेक्षा है कि मोदी की भक्ति और बीजेपी की भक्ति छोड़ करके देश की भक्ति करें। और खास करके प्रदीप सिंह जैसे लोगों को सीख देने की जरूरत है कि पता नहीं वो भारतीय जनता दल की इस प्रयास, भारतीयता के प्रयास को वो कह रहा था प्रदीप सिंह की यूट्यूब वाले सर जो है सनातन के महत्व को नहीं समझते हैं। प्रदीप सिंह जैसे लोगों को भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि प्रदीप सिंह महोदय, देश के महत्व को समझिए। देश के आगे न कोई सनातन है न कोई इस्लाम है। सनातन या इस्लाम या सिख पद ईसाई का उपयोगिता उनको और उनकी सार्थकता इसी में है कि हमारा ये मुल्क कैसे मजबूत हो। देश के कमजोर करने में यदि सनातन को इस्तेमाल किया जाएगा, वह इस देश को कबूल नहीं है। देश का महत्व जो है इन सब बातों से बहुत ऊपर है। और इसी भावना से हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खुदीराम बोस ने इसी भावना से ज्ञान दिया कि हमारा देश सबसे ऊपर है। आज उन्हीं की भावना को मैंने दरकिनार करते हुए ये प्रदीप सिंह जैसे लोग सनातन की बात वो रट रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कभी वो सनातन का नाम लिया है? भगत सिंह ने कभी वो सनातन का नाम लिया है? चंद्रशेखर आजाद ने कभी वो सनातन का नाम लिया है? ये सब जो है देश के शत्रु हैं, बहुत खतरनाक। प्रदीप सिंह जैसे लोग जो है जो इस तरह का तर्क देते हैं। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि भाई हिंदू सनातन एक पुरानी विचारधारा, पुराना दर्शन है, आदरणीय है, लेकिन वक्त की मांग है कि अब वो अपनी सार्थकता इस भारत राष्ट्र को कैसे मजबूत होगा उसमें वो लगाए। प्रदीप सिंह जैसे लोगों को जानना जरूरी है कि देश के कोने कोने से भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए गूंज उठ रही है। इस गूंज को वो जरा सुने, और वो भी ये इस तरह से जो गंदा रास्ता अपनाए हुए हैं उसको छोड़ करके भारतीयता के माहौल को मजबूत करने के लिए काम करें। हमारे गुजरात के रहने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे उड़ीसा के में रहने वाले भारतीय भाई बहन, तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन, जिनको बांग्लादेशी मुसलमान कहते हैं, वो कहना गलत है, वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं। उनसे भी भारतीय जनता दल विशेष आग्रह कर रहा है कि आप जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ मिल करके जो अभिशाप है या ममता बनर्जी, उसको जड़ से उखाड़ने की ठानी है। आप लोग बहुत बड़ी अभिशाप है। हाँ, जरूर है कि इस अभिशाप को मोदी महोदय की कायरता उसको पाल रही है।
कोई एक सज्जन कह रहे थे कि ये बीजेपी वाले कभी भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, खुदीराम बोस का ये सब कभी नाम नहीं लेते। ये हमारे जो अमर शहीद और इतने बड़े राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी जो हमारे ये महान आत्माएं रही हैं, इनको दरकिनार करने की साजिश हमेशा जेएनपीसी करती रही है, अपने इतिहासकारों, अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा। बताइए, अरे आपकी आत्मा को झन्ना जाना चाहिए जब ये खबर आपको मिले कि भगत सिंह को इन कांग्रेसियों ने जो है आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में लिखवाया है इतिहास में, और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक निबंध आया था मेंस में कि आतंकवादी भगत सिंह के ऊपर निबंध लिखो। जरा सोचिए ना, इनकी जेएनपीसी वालों की मानसिकता साजिश को गुजर पड़ी है कि जो भगत सिंह हमारे त्याग, बलिदान और देशभक्ति के इतने बड़े आदर्श हैं, आज भी उनका नाम लेते ही सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है, देशभक्ति का भाव भर जाता है। उसको ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार कांग्रेसी जो है उनको जो है आतंकवादी के रूप में वो लिखवाते हैं माने सरकारी अभिलेख में। और ये सिर्फ मैं कहूं तो आप माने आरोप वो लगा सकते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। इस बात को पहले भी बताया गया था कि जब इस तरह की बात जब बहुत उठने लगी कि इन कांग्रेसियों ने मैंने भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में कहीं लिखवाया हुआ है, तो ये जो मीडिया वाले होते हैं ना कि अपना कंधा कि भाई कि मीडिया वालों पर भी सवाल आ सकता है मैंने भविष्य में कि आपने कभी ये बात उठाई, तो उसी स्थिति से बचने के लिए उसी तरह के कंधे को साफ करने के लिए मीडिया वालों ने इस मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था यूपीए काल में, यूपीए के समय में जो प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, उससे जो पत्रकारों ने सवाल कर लिया कि सर बताइए कि क्या ये बात सही है कि सरकारी अभिलेख में भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में क्या दर्ज है। मनमोहन सिंह इस बात को ताड़ गया। देखिए, ये सब गद्दार हैं देश के। मनमोहन सिंह जैसे लोग गद्दार हैं, उसको शर्म नहीं आई क्या कहते कि भाई अरे भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में तो तुम वो लिखवा रहे हो। मनमोहन सिंह ने जवाब क्या दिया, देखिए उसने इस बात को माना कि हाँ ये बात सत्य है कि हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह का नाम आतंकवादी के रूप में कहीं पर इन समूह ने दर्ज करवाया हुआ है। तो उस पत्रकार के जवाब में क्या कर रहा है वो मनमोहन सिंह, अरे भाई ये भगत सिंह जैसे लोग तो इतने महान हैं, इतने ऊंचे हैं, इतने महान हैं कि वो सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। इस बात को कबूला, लेकिन घुमा करके कबूला। तो ये कांग्रेस तो इस देश की जेएनपीसी इस देश की दुश्मन रही है। हमारे अमर शहीदों का अपमान करने में इसने वो भी दुष्टता, वो भी पाप करने में वो भी दुष्टता या पाप करने में या करने से ये पीछे नहीं हटी। ये वो कांग्रेस है। उसी की तर्ज पर ये बीजेपी वाले कभी भी भगत सिंह का नाम नहीं लेंगे, चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लेंगे, अशफाकुल्ला का नाम नहीं लेंगे, खुदीराम बोस का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ सावरकर और जो है ये गोडसे। देखिए, सावरकर गोडसे का नाम जो है सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए। जरा सोचिए, इतने अमर शहीदों को होते हुए भी सिर्फ बीजेपी वालों के द्वारा, जरा इस साजिश को जरा समझिए। मैं बताता हूं कि किस तरह से बीजेपी इन कांग्रेसियों को बचाती कैसे है। तो इतने अमर शहीद, इतने महान अमर शहीदों को होते हुए सिर्फ बीजेपी जो है बराबर उठाते गोडसे का नाम और सावरकर का नाम। गोडसे को कभी वो देशभक्त बता देगी,
वो कौन है उसकी साध्वी जो भोपाल से जीती, उसका नाम भूल रहा है, भोपाल से जीती है ना, कोई एमपी है जिसको सब कांग्रेसी फंसाए थे वो समझौता ब्लास्ट में, और हिंदू आतंकवाद की जो कहानी रचे थे। ये तो कांग्रेसी तो कितने बड़े दुश्मन है बताइए। इस्लाम के नाम पर आतंकवाद से फैला रहे हैं दुनिया में, जो माने दुनिया में जो आतंकवादी तालिबान जैसे लोग। अभी वो समस्या पड़ी हो और उसी के आंच जो है वो भारत में भी आ रही है। यहाँ कट्टरवादी तत्व जो है वो जो भारत के बाहर या तालिबान जो कर रहा है, उसी की बात को लेकर के कट्टरवादी तत्व हमारे इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों पर वो निशाना बना रहे हैं। ये समस्या पहले से ही है। तब तक इन कांग्रेसियों ने एक हिंदू आतंकवाद, सब कितनी बड़े दुश्मन है जीएनपीसी वाले इस देश के। तो उसी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के तहत जो है वो साध्वी, उसका नाम हमको भूल रहा है इसमें, जो भोपाल से जीती है एमपी, तो वो कहती है कि हमारे आदर्श जो है वो गोडसे हैं। लो, इसी तरह से तमाम गोडसे को देशभक्त फैलाने वाला इस तरह से। तो गोडसे का नाम, गोडसे को आगे करने का गोडसे से कोई भारतीय जनता दल का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि गोडसे का नाम आगे करना बीजेपी वालों के द्वारा सिर्फ इस अभिशाप जीएनपीसी या कांग्रेस को बचाने का एक साजिश है कि गोडसे का नाम जो ही आगे करेगी ये बीजेपी, तो इसी जीएनपीसी को मौका मिलेगा। क्या मौका मिलेगा कि देखिए, हम तो गांधी जी की पार्टी हैं और ये गांधी के हत्यारे की पार्टी है। सिर्फ इसी तर्क को और मजबूत करने के लिए जो है बीजेपी वाले जीएनपीसी को बचाने के लिए इस तरह का वो गोडसे को लाते हैं। जान लीजिए यही है कि तो कहने समझने की ये जरूरत है कि किस तरह से ये बीजेपी वाले इसे अभिशाप जो है जीएनपीसी को बचाने की लगातार ये साजिश कर रहे हैं। इसी मर्म को, इसी यथार्थ को, इसी हकीकत को हमारे समूचे भारतीय भाई बहनों को पहचानना बहुत जरूरी है। खासकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो काफी संख्या में वो इनके राष्ट्रवाद पर आकर्षित होकर के, लेकिन इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल नकली है, छली है और देश विरोधी भी है। देश विरोधी इसलिए है कि देश की खतरनाक ताकतों के रक्षा में इनका राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हो रहा है। जिस राहुल गांधी जो कि देश का इतना खतरनाक दुश्मन, गद्दार बिल्कुल मैंने बन गया है, इसके पहले ये राहुल गांधी, देश को जानना बहुत जरूरी है राहुल गांधी की असलियत क्या है। यह ड्रग स्मगलिंग यानी नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था अमेरिका के बोस्टन शहर में। कोई भी इसको गूगल में सर्च कर सकता है, मिल जाएगा उसको। तो जब वो ड्रग स्मगलिंग में और नस्ली दवाओं की तस्करी करते हुए जो पकड़ा गया, तो उसको बचाने वाला कौन था? बीजेपी का वही वाजपेयी प्रधानमंत्री। इस असलियत को देश को जानना चाहिए कि ये ड्रग स्मगलर राहुल गांधी कभी भी बीजेपी वाले नहीं कहते हैं। जब बात आएगी तो ये उनके माथे पर आ जाएगा ना कि इनके वाजपेयी ने जो है इसको बचाया था। तो इसको ड्रग स्मगलर भी नहीं कहते बीजेपी वाले। तो अब जरा कल्पना करिए कि ड्रग स्मगलर और रायबरेली गेस्ट हाउस रेप कांड, बलात्कार कांड का ये आरोपी है ये राहुल गांधी। देश का कितना खतरनाक दुश्मन, गद्दार भी है। देश के बाहर जा करके भारत के खिलाफ ये माहौल बनाता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर करिए, इसकी व्यवस्था कौन करता है? कोई भी देशभक्त किस्म का शासक होता,
इसका सारा वीजा उजा जो है वो जब्त कर लेता, इसके सारे पैसे जितने संसाधन को जब्त कर लेता, इसको पंग बनाता। लेकिन मोदी महोदय, उनकी सरकार, बीजेपी वाले बराबर इसको सुविधा दे रहे हैं, वीजा दे रहे हैं कि जाकर के वो विदेशों में और खासकर थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि में पता नहीं जो है कैसा ऐश करता है, क्या करता है। अब वो ऐसा थोड़ी कि उसका कोई व्यापार है। वही जो हमारे भारतीय भाई बहनों का लूटा हुआ पैसा जो काले धन के रूप में, उसी के भूते ये बीजेपी वालों को भी मालूम है। तो किस तरह से बीजेपी वाले जो है, मोदी महोदय हमारी आवाम से एक नकली राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं और देश के दुश्मनों को हर सहूलियत वो देते हैं। अभी जो गया था ये राहुल गांधी जाके बोल आया कि हमने जो है इस देश में वो केरोसिन छिड़क दिया है, तो उसकी व्यवस्था किसने किया? मोदी महोदय आप बताइए, किसने किया? कोरोना की अवधि में जबकि लोगों का विदेश में जाना बड़ा कठिन हो गया था, कोई भी विदेश वो जो जा सकता था सिर्फ दुबई के थ्रू ही वो जा सकता था। और हमने तो देखा था कि तमाम लोगों के टिकट जो है वो कैंसिल होते थे, वो जा नहीं पाते थे, मायूस होकर के, उदास होकर के लौटते थे, क्योंकि वहाँ पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम उसके नखरे थे। कौन मेडिकल इंश्योरेंस और मेहराबा सर्विस, फलाने ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट। उस दौरान ये मोदी महोदय का जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, इस गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट की व्यवस्था किया। जरा देखिए ना कैसे कैसे ये जेएनपीसी की सहायता करते हैं। स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का व्यवस्था किया, और वो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट सिर्फ इस गद्दार राहुल गांधी के लिए मैंने दिल्ली से दुबई, दुबई से कतर से इटली, या इटली में जो मिलन है या मिलान जो जहाँ इसकी दादी वगैरह रहती, पता नहीं वो दादी के यहाँ गया, कहाँ गया, ये मतलब ने किस तरह से ये सेवा करते हैं। वैनिटी कार का क्लियरेंस नहीं मिल रहा था इसको, वैनिटी कार मिली हुई है इसको, उसका भी क्लियरेंस ये मोदी महोदय की का जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएमओ ऑफिस, उसने करवाया। प्रियंका गांधी के कई काम जो कि अब भूल रहा है हमको, वो भी ये जो है यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय करवा रहा है। वहीं पर हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, किस तरह से आपने देखा होगा कि कोरोना के अवधि में पैदल चल करके वो, उसमें कई हमारे बहुएं जो गर्भवती वो मर जा रही हैं और पैदल चलने के लिए मजबूर, वो भी इस देश के आदरणीय भारतीय नागरिक हैं, मोदी महोदय। और एक नागरिक वो जो कि इस देश का गद्दार है। तो आपकी संवेदना उन भारतीय भाई बहनों के प्रति बिल्कुल नहीं है, जो कि इस गद्दार केजरीवाल ने उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली के बाहर निकाल दिया, और वो हजारों किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हुए। इन्हीं से आपने वोट लिया, लेकिन वोट लेने के बाद आप इनके नहीं हुए, आप हुए भी तो गद्दार राहुल गांधी के हाथ हुए। इस कड़वे यथार्थ को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है, और सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है कि देश में जो बिखराव चल रहा है, जो नफरत चल रही है, उसका एकमात्र इलाज है भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा। जहां भाईचारा की बात चलती है, तो तुरंत जो है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर का भी जिक्र आता है कि वो जिस भाईचारे की बहुत आवश्यकता है इस देश की, तो उसका ये मजाक उड़ाता है। कैसे कहता है कि भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है, वो भाईजान बन गए और हम चारों बन गए। इसलिए इसकी गतिविधि को कुचलने की आवश्यकता है। तो कुचलने के साथ साथ में
भारतीयता के माहौल को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और इन ताकतों को जब भी अवसर आता है चुनाव का, जैसे अब शुरुआत हो गई है पंजाब में, पंजाब के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल को महत्व को समझते हुए अब जो है उन्होंने इस आम आदमी पार्टी को शिकस्त देना जो है वो आरंभ कर दिया है। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल को मजबूत करते हुए, भारतीयता के आधार पर एक होते हुए इन सारी जो है देश की विखंडनकारी जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बीच में, ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए दृढ़ निश्चय करिए। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।